नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। इजराइल ने हिजबुल्लाह कमांडर सलीम जमील को सीरिया में किया ढेर। सलीम ने 20 साल पहले लेबनान के प्रधानमंत्री रफीक हरीरी को 3000 किलो का बम ब्लास्ट करके किया था कत्ल। इजराइल के मुताबिक सीरिया में हिजबुल्लाह के गढ़ अल कौसैर में छुपा हुआ था सलीम। इजरायली सेना के हमले में 8 और लोग मारे गए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने की हमले की आलोचना। इजराइल को संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकालने की मांग। पेजर वॉकी टॉकी हमले के 54 दिन बाद इजराइल ने ली जिम्मेदारी। नेतन्याहू बोले, सुरक्षा के लिए मंजूरी दी थी। इन धमाकों से लेबनान में हुई थीं 40 मौतें। अमेरिकी मीडिया का दावा, ट्रंप ने की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत। यूक्रेन में जंग आगे ना बढ़ाने को कहा। रूस बोला, कोई बातचीत नहीं हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, ट्रंप की जीत से भारत को कोई चिंता नहीं। पीएम मोदी के ओबामा, बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप से व्यक्तिगत संबंध, इससे भारत को मिलती है मदद। भगत सिंह को आतंकवादी बताने पर घमासान। पाकिस्तान ने कहा वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। पंजाब के आप सांसद कंग बोले, भारत सरकार दखल दे। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला हिरासत में। हरदीप सिंह निज्जर का करीबी पिछले महीने शूटआउट के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। और अब आज की बड़ी खबर। बांग्लादेश में शेख हसीना के पतन के बाद अभी तक नई सरकार के लिए चुनाव नहीं हो पाए हैं। अगस्त से मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ही सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन अब अंतरिम सरकार में भी कलह के संकेत मिलने लगे हैं। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले प्रदर्शनों के समन्वयक ही मोहम्मद यूनुस सरकार के फैसलों से खुश नहीं हैं। नए सलाहकारों की नियुक्ति के बाद बांग्लादेश में बगावत के सुर उठने लगे हैं। अंतरिम सरकार के 3 नए सलाहकारों ने रविवार शाम को राजधानी ढाका के बंग भवन में शपथ ली, जबकि कई सलाहकारों के विभागों में फेरबदल किया गया है। इन सलाहकारों की नियुक्ति के बाद बांग्लादेश में बगावत के सुर उठने लगे हैं। शेख हसीना के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों को आयोजित करने वाले ही अब अंतरिम सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। नए सलाहकारों में बांग्लादेश के बिजनेसमैन एस.के. बशीरुद्दीन, फिल्म निर्माता मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक महफूज आलम शामिल हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के आयोजकों में से एक सरजिस आलम ने नए सलाहकारों के चयन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि गिरी हुई सरकार के चापलूसों को भी अंतरिम सरकार के सलाहकार परिषद में जगह मिल रही है। सरजिस ने अपने फेसबुक पर लिखा कि सिर्फ एक डिवीज़न से 13 सलाहकार, लेकिन उत्तर बंगाल के रंगपुर और राजशाही डिवीज़नों के 16 ज़िलों से एक भी सलाहकार नहीं है। इसके अलावा हत्यारी हसीना के गुर्गे भी सलाहकार बन रहे हैं। उनकी ये पोस्ट बांग्लादेश में तेज़ी से वायरल हो रही है और अंतरिम सरकार के भेदभाव वाले इस रवैये पर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक और आंदोलनकारी अशरफा खातून ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कई समन्वयकों को नए सलाहकारों की नियुक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उन्हें फेसबुक के ज़रिए ही इस बारे में पता चला है। उन्होंने कहा कि सरकार समन्वयकों को तरजीह नहीं दे रही है, लेकिन लोग सरकार की नाकामियों के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानते हैं। अगर क्रांतिकारी सरकार बनती तो ऐसा नहीं होता। इस नई नियुक्ति के बाद अंतरिम सरकार के सलाहकारों की संख्या अब 24 हो गई है, जिसमें मुख्य सलाहकार भी शामिल हैं। नए सलाहकारों को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बंग बहन के दरबार हॉल में शपथ दिलाई। इस दौरान चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और कई सीनियर सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के हौसले बुलंद हो गए हैं। रविवार को शेख हसीना के विरोधियों ने ढाका में उनकी पार्टी के समर्थकों की रैली निकालने की कोशिशों को नाकाम कर दिया, जिसमें दोनों समूहों के बीच छोटी मोटी झड़पें भी हुई। हसीना के शासन के पतन के बाद उनके दर्जनों सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर पुलिस कार्रवाई में दोषी होने का आरोप लगाया गया, जिसमें उन्हें सत्ता से हटाने के दौरान हुए उपद्रव के दौरान
700 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि पार्टी के बाकी वफादार लोग छुप गए थे। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिरे हुए तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं, मगर आज भी हालात कमोबेश वैसे ही बने हुए हैं। पहले कट्टरपंथियों ने देश भर में बवाल किया, उसके बाद बीएनपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने देश की राजधानी में रैली निकाली, नए सिरे से चुनाव कराने और कई ज़रूरी सुधारों की मांग की। अब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग अंतरिम सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। देखा जाए तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हलचल मची हुई है। ढाका में तो आवामी लीग के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। बांग्लादेश की सेना ने उनके प्रदर्शन से पहले सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बांग्लादेश की सेना, पुलिस, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कई इलाकों में बड़ा जमावड़ा किया हुआ है। बीएनपी और जमात ने ऐलान किया है कि वो आवामी लीग को प्रदर्शन की इजाज़त नहीं देंगे। ढाका पुलिस ने उन्हें विरोध रैली आयोजित करने की अनुमति भी नहीं दी है। देश भर में सेना की 191 टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है। वहीं इस दौरान सरकार के अलग अलग हलकों ने चेतावनी भी दी है कि आवामी लीग को विरोध मार्च आयोजित करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आवामी लीग को फांसीवादी करार देते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा था कि वो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी को नियोजित रैली आयोजित करने की इजाज़त नहीं देगी। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शकील उल आलम ने एक पोस्ट में कहा कि अंतरिम सरकार देश में किसी भी हिंसा या कानून व्यवस्था को तोड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आवामी लीग अपने मौजूदा स्वरूप में एक फांसीवादी पार्टी है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इस फांसीवादी पार्टी को बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त दी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने एक रैली का आयोजन किया था और वो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर जल्द सुधार लाने और अगला राष्ट्रीय चुनाव कराने के लिए दबाव बना रही है। यानी मोहम्मद यूनुस की सरकार को एक तरफ तो अपने ही समर्थकों की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ आवामी लीग और बीएनपी ने भी उनकी सरकार के विरोध में कमर कस ली है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, दुनिया की जलवायु में पिछले कुछ सालों में तेजी से बदलाव हुआ है और आज जीवन के हर पहलू पर जलवायु में हो रहे इन बदलावों का असर साफ तौर पर नजर आने लगा है। लोगों की सेहत भी इससे अछूती नहीं है। बात चाहे आपदाओं की वजह से जा रही जानों की हो या इसकी वजह से तेजी से पनपती बीमारियों की, दुनिया के हर हिस्से में मौसम तेजी से रंग बदल रहा है और लोगों की सेहत पर आघात कर रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य पर मंडराते इस खतरे को और ज़्यादा संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। अजरबैजान के बाकू में सोमवार से जलवायु परिवर्तन को लेकर 12 दिन के COP29 सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक में होने वाले फैसलों और नतीजों पर टिकी हुई हैं। भारत समेत दुनिया भर के विशेषज्ञ और वार्ताकार इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में इस शिखर सम्मेलन से ठीक पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी तमाम देशों से जीवाश्म ईंधन से अपना नाता तोड़ने का आग्रह किया है। साथ ही सरकारों से आम लोगों को जलवायु में आते बदलावों का सामना करने के काबिल बनाने में मदद करने की वकालत की है। COP29 सम्मेलन में भारत की तरफ से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 19 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इस बैठक में भारत खास तौर से 3 उद्देश्यों पर फोकस करने वाला है। COP29 की बैठक में भारत की 3 प्राथमिकताओं में जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस की फौरन ज़रूरत के लिए जवाबदेही तय करना, कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा और न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP29 बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शिरकत नहीं कर रहे हैं। 19 सदस्यों के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह करेंगे।
12 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारत 18 और 19 नवंबर को अपना पक्ष रखेगा। भारत अपनी प्राथमिकताओं के तहत क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर विकसित देशों की जवाबदेही तय करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। दरअसल विकसित देशों की तरफ से विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फंड का भरोसा दिया गया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। भारत की कोशिश होगी कि इस वादे को पूरा करने पर जोर दिया जाए, जिससे विकासशील देशों को मदद मिल सके। वहीं जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन की ज़रूरत पर भी जोर दिया जाएगा। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद यानी CEEW के CEO डॉक्टर अरुणाभ घोष का कहना है कि COP29 को वादों से ज़्यादा कोशिशें करने की ज़रूरत है। विकसित देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन में तेज़ी से कमी लाने के साथ ही कमज़ोर देशों को प्रभावी तौर पर वित्तीय मदद मुहैया करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु को महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने, सक्षम कार्रवाई करने और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तय करने को लेकर है। पिछली बार हुई COP28 बैठक में कई वादे किए गए, लेकिन इससे विकसित देशों को छूट दे दी गई। लिहाजा COP29 में जिम्मेदारी तय करने पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मौजूदा जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों को तेज़ी से इसमें कमी लानी चाहिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही क्लाइमेट फाइनेंस निरंतर सुविधाजनक, उत्प्रेरक और भरोसेमंद होना चाहिए। साथ ही COP29 को सबसे कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा के लिए असल संसाधन और क्षमता सुनिश्चित करनी चाहिए। COP29 में भारत का रुख जवाबदेही तय करने, न्याय संगत वित्त पोषण और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लक्ष्यों को बढ़ाने पर फोकस होगा। भारत की रणनीति विकसित देशों को क्लाइमेट फाइनेंस के वादे को पूरा करने के लिए चुनौती देने और क्लाइमेट फाइनेंस को ज़्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर बातचीत करने की होगी। इस बार बैठक में क्लाइमेट फाइनेंस के लिए सामूहिक तौर पर निर्धारित किए गए नए लक्ष्यों NCQG पर बातचीत हो सकती है, जो एक अहम मानक है और ये सालाना खरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। लेकिन बहुत से विकासशील देश इसे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रभावी मानते हैं। 13 नवंबर को ग्लोबल कार्बन बजट जारी होने पर वर्तमान उत्सर्जन ट्रेंड का विस्तृत असेसमेंट और पेरिस समझौते का टारगेट कितना मेल खा रहा है, इसकी जानकारी मिलेगी। पिछली बैठकों के उलट भारत इस बार COP29 में अपना पैवेलियन भी आयोजित नहीं कर रहा है। आमतौर पर पैवेलियन के जरिए सभी देश अपनी उपलब्धियों और जलवायु परिवर्तन के लिए की जाने वाली कोशिशों को दिखाते हैं। भारत ने ये फैसला ऐसे समय पर लिया जब भारत आर्थिक विकास पर फोकस करते हुए एक विकसित देश के तौर पर ऊर्जा ज़रूरतों की मांग को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक जांचे परखे संसाधनों पर निवेश करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, बढ़ती गर्मी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए चेतावनी सिस्टम, जीवाश्म ईंधन की सही कीमत का निर्धारण और घरों में ऊर्जा के साफ सुथरे संसाधनों का इस्तेमाल सालाना 20 लाख लोगों की जान बचा सकते हैं। इन पर किए गए $1 के निवेश के बदले $4 के बराबर फ़ायदा होगा। इसके साथ ही साफ हवा, स्वच्छ और सुरक्षित पानी, खाद्य सुरक्षा, पोषण जैसे मुद्दों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।